को संगन नमामि, जय भीम नवोदय, संगन नमामि। संगन नमामि का अर्थ होता है कि सब लोगों को नमन। जितने भी हमारे भारत में समण लोग हैं उनको नमस्कार। आज का जो मुझे वो बोलना है वो पंजीकरण कभी नहीं, समण संघ का छठा गोल्डन नियम है, उस पर अपनी बात रखनी है। पंजीकरण कभी नहीं। अब इसमें पंजीकरण, सबसे पहले तो हम ये समझें कि भी ये पंजीकरण होता क्या है। पंजीकरण होता है जैसे कोई वस्तु है, वो हम अपने अधिकार में रखना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, जब तक हमारा जीवन है, तो उसको हम अपने साथ रखना चाहते हैं, किसी दूसरे को नहीं देना चाहते, तो उसका पंजीकरण होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम उसको उसका मालिक बनना चाहते हैं और वो वस्तु हमारे पास रहे हमेशा के लिए, किसी दूसरे के पास ना चली जाए। तो ये हम ऐसा चाहते हैं, यानी अपनी निजी वस्तु। तो ये पंजीकरण के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। एक इसमें अगर हम जैसे किसी चीज का, जो हमने कोई वस्तु खरीदी है उसका अगर हम पंजीकरण कराएंगे तो उसके लिए हमें मतलब नाम बहुत जरूरी है कि भी किस नाम से हमें पंजीकरण कराना है। और आजकल उसका मतलब फोन नंबर चाहिए, पता चाहिए। और अगर हमारी कोई आइडेंटिटी है, जैसे आधार कार्ड संख्या है या कोई और है कोई, तो वो भी चाहिए। तो वो उसके लिए हमें वो आवश्यक चीजें हैं, तभी हमारा पंजीकरण हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हम जो समण संघी लोग हैं, भारत में 120 करोड़ लोग हैं, वो सब मिलजुल करके रहते हैं, तो उनका जो पंजीकरण मतलब किसके नाम पे होगा। कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, 120 करोड़ है, तो पंजीकरण संभव नहीं है। अगर हम फोन नंबर की बात करें तो 120 करोड़ लोगों के पास 120 करोड़ ही फोन, मोबाइल फोन होंगे, तो उसका नहीं हो पाएगा। और पता, मतलब भारत में हम अलग अलग रहते हैं लेकिन मिलकर के इकट्ठे रहते हैं समण लोग, SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। तो इसलिए ये पंजीकरण के लिए जो ये आवश्यक वस्तुएं हैं, तो इनके इनके मतलब द्वारा भी हम जो है किसी समण संघ को अपना किसी एक व्यक्ति का नहीं समझ सकते। ये सभी का जो है वो है, सभी इसमें समान है, सभी का है। संघ का अर्थ होता है जुड़ना और जोड़ना, इकट्ठा रहना, आपस में मिलजुल करके रहना। अंग्रेजी में इसे यूनिटी या यूनियन भी कहते हैं। तो समण का अर्थ होता है समान विचारधारा वाले लोग, और आज के संदर्भ में कह सकते हैं कि SC ST OBC के लोग। तो समण समण और संघ, समण संघ बन गया कि समान विचारधारा वाले लोग जो हैं, आज के संदर्भ में SC ST इकट्ठा रहना, इसको कहते हैं समण संघ। और ये बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। ये बुद्ध से भी पहले का है। और इसका समण संघ का जो हमें मतलब ज्ञान हुआ है, या जो जानकारी मिली है, या जो हमने रहने का तरीका सीखा है इकट्ठा रहने का, तो वो हमें प्रकृति की तरफ से मिला है। हमने प्रकृति को देखा है, प्रकृति के साथ रहे हैं, प्रकृति के साथ रह करके हमने जीवन जिया है, और हम यहाँ तक आए हैं लाखों करोड़ों वर्षों में। तो ये जो है वो इकट्ठा रहना ही हमारा हमें सरवाइव करता है, हमें बचाता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है आपस में, और हमारी जो जीवन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देता है। इसलिए इसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता, इसका पंजीकरण नहीं कराया जा सकता। जैसे कि मैंने बताया कि जो दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, भारत में भी दो प्रकार की चीजें मिलती हैं। कानून भी बनता है तो दो प्रकार की चीजों पे बनता है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। यानी एक निजी हमारी चीजें और एक जो है वो सार्वजनिक चीजें। तो जो निजी चीजें होती हैं उनका तो हम अपना पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक चीजें हैं जो सबके लिए है, अब जैसे आकाश है, पानी है, हवा है, वायु है, धरती है, जो बड़े बड़े पार्क हैं, सरकारी जमीनें हैं, उनका हम पंजीकरण किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं करा सकते।
वो सभी लोगों की है। तो इसी तरह समण संघ भी सभी लोगों का है, 120 लोगों का, 120 करोड़ लोगों का है, और वो सभी समान है आपस में, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसीलिए हम जो है उसका पंजीकरण बिल्कुल भी करा ही नहीं सकते। और ये बहुत ही सोच समझ करके ये गोल्डन नियम बनाया गया है कि भी पंजीकरण कभी नहीं। और पंजीकरण कराने से क्या होता है कि आपस में दुर्भावना आती है कि भी ये तेरी चीज, ये मेरी चीज। जैसे मेरे पास अगर आज के संदर्भ, समण संघ का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सभी आपस में समान हैं, हम सभी जो है एक साथ रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। तो ये पंजीकरण जो है हमारी बाधा डालता है हमारे आपस में मिलजुल करके रहने में। तो इसीलिए ये बहुत ही सोच समझ करके ये नियम लाया गया है कि भी इसका कभी पंजीकरण नहीं होगा। और पंजीकरण होने से क्या होता है कि हम जिस एजेंसी, जिस संस्था के अंतर्गत जाकर के पंजीकरण कराते हैं, तो हम उनके अधीन हो जाते हैं। तो और जो समण संघ है, जो लोग हैं, जो 120 करोड़ लोग हैं, 120 करोड़ समण हैं, वो तो कभी किसी के अधीन हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो ही मतलब स्वतंत्र इकाई है। और जब वो स्वतंत्र इकाई है तो वो किसी के गुलाम क्यों होंगे? तो इस कारण भी उनको इकट्ठा रहना है और पंजीकरण नहीं कराना है। तो एक ये भी हो गया। अच्छा, इसके विपरीत मैं थोड़ा सा ये बतलाना चाहूंगा कि जो संगठन होते हैं वो कुछ लोगों के द्वारा, जैसे 4 6 10 लोग इकट्ठे हो गए हैं। मैं भी पिछले समय में मेरे को भी मतलब संगठन कोई बना था, तो उसमें ऑफर मिला था, तो मैं उसमें शामिल हो गया था। तो वो 4 6 10 12 लोगों का ही होता है। और वो जो है उसमें पद पद और मतलब ये चीजें होती हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। वो किसी एक के नाम पे होता है। और उससे क्या है कि वो जो व्यक्ति मतलब रुष्ट हो जाता है, अलग हो जाता है, वो अपना अलग संगठन बना लेता है, अपना अलग पंजीकरण। इसलिए हमारे जो है ऐसे एक एक करके संगठन जो बनाते चले जाते हैं हम, उससे हमारे टुकड़े हो जाते हैं। और हमारी जो कहते हैं कि संघे शक्ति, यानी संघ में शक्ति होती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ होती है, वो हमारी बिखर जाती है। कि लोग जो है वो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी पावर दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उनके पास पावर नहीं होती, वो बिखर जाते हैं। और असली पावर, असली शक्ति संघ संघ में होती है। संघे शक्ति पाली भाषा का शब्द है। यूनियन इज स्ट्रेंथ इकट्ठे रहने में होती है। और इकट्ठे तभी रहा जाता है जब लोग समान रूप से आपस में बंधुता के साथ मित्रवत रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। तो तभी वो शक्ति जो है एक अपने आप डेवलप होती है, अपने आप ऊर्जा जो है वो डेवलप होती है, अपने आप विकसित होती है। तो इस कारण भी इसका पंजीकरण जो है वो नहीं करा सकते। थोड़ा सा मैं, ये हमारा समण ग्रंथ है, दूसरा वाला जो सेकंड समण ग्रंथ आया है, इसके पृष्ठ संख्या 31 पे बहुत ही अच्छी तरीके से बतलाया गया है। पंजीकरण कभी नहीं के अंतर्गत मैं थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा। पुराने समय में दो व्यवस्थाएं होती थी। पुराना समय मतलब जब से हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई है, या जो है बुद्ध से पहले कह सकते हैं हम, और बुद्ध के बाद भी दो व्यवस्थाएं होती थी, संघवाद और राजावाद। इसके बावजूद भी वहां पर गण व्यवस्था होती थी। गण गण का मतलब होता है, पाली भाषा का शब्द है गण, और गण का मतलब होता है लोग, और लोगों का इकट्ठा रहना, लोगों का आपस में मिलजुल करके जो भी दैनिक कार्य हैं वो आपस में मिलकर के करना, उसको गण व्यवस्था कहते हैं। तो गण व्यवस्था को ही संघ व्यवस्था कहते थे। राज्य के अंदर गण व्यवस्था होती थी, और राज्य राजा रानी के अधीन होता था, जैसे कोई राजा। लेकिन वो सिर्फ इसलिए ही होता था कि वो जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं, जो नियम कानून है, उनको व्यवस्थित रूप से लागू कर सके। और गण व्यवस्था या संघ व्यवस्था या संघ के अधीन होती थी, होते थे, क्योंकि राजा या रानी जो है वो भी लोग हैं, वो भी गण है। तो वो जो संघ होता था, लोगों का समूह होता था, वो भी उसके अधीन आते थे। बस ये था कि उनको कोई जैसे किसी सेनापति को सेनापति से संबंधित काम दे दिया तो वो काम करेगा, राजा को राजकाज से संबंधित काम दे दिया तो वो काम करेगा। लेकिन होते थे वो संघ के अधीन। राजा कितना भी ताकतवर हो, वह संघ
व्यवस्था या गण व्यवस्था में दखल नहीं कर सकता था, क्योंकि संघ व्यवस्था और या जो गण व्यवस्था थी वो ही सुप्रीम होती थी, वो ही सबसे बड़ी होती थी। संघ ने या गणों ने जो आदेश पारित कर दिया, यानी जब लोग जुड़ते थे और वो ये कहते थे कि भी, जैसे मान लीजिए कोई आपातकाल आ जाए, कोई महामारी आ जाए, कोई ऐसी समस्या आ जाए या कोई आक्रमण करते, तो वो लोग जो है ना, वो जो संघ के लोग हैं वो इकट्ठा होते थे और वो जो भी आदेश पारित करते थे समय के अनुसार, वो सभी को मान्य होता था, यहाँ तक कि राजा को भी मान्य होता था वो। यह व्यवस्था आज भी भारत में है। गांव के अंदर पंचायत की वही व्यवस्था है। ये जो हमारे गांव हैं उनमें भी आजकल पंचायत व्यवस्था होती है, और वो आपस में अपने जो भी परेशानियां, जो भी ऐसे आती हैं सामने, तो उनको आपस में मिलजुल करके वो सुलझा लेते हैं। और कोर्ट भी जो है इसको, पंचायत व्यवस्था को मान्यता देता है। वो ये कहता है, मैंने कई बार कोर्ट में भी देखा है, वो ये कहता है कि आप आपस में जाकर के इस मामले को जो है आप आपस में सुलझा लीजिए। और जब हम सुलझा लेते हैं तो कोर्ट भी वो चीजों को मानता है कि ठीक है भी। तो संघ व्यवस्था या गण व्यवस्था ये होती है। गांव के अंदर भी पंचायत की वही व्यवस्था है जिसे संघ व्यवस्था या गण व्यवस्था कहते हैं। तो ये आज का मेरा वक्तव्य था। अगर इसमें कोई त्रुटि, कोई गलती, किसी को कुछ ठेस लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। जय भीम, नवोदय, संगन्नमा।